सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। आज हम करेंगे अपना सिलेबस का करिकुलम पेडागोजी एंड एवेलुएशन में से टॉपिक 2, दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। मैं इसके टॉपिक 1 पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, वो अपना स्टेप बाय स्टेप स्कूल करते हैं। जैसे पहले लोअर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, फिर वो प्री प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं जिसको हम किंडरगार्टन स्कूल बोलते हैं। उसके बाद वो प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में भी जाते हैं। तो इन सब के लिए पहले से करिकुलम डिसाइड होता है कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या हमारा एम है एजुकेशन का। फिर उसके एम को डिसाइड करने के बाद वेरियस फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल कंसिडरेशन और इंडिविजुअल एम्स देखे जाते हैं। और फिर करिकुलम फ्रेम होता है, जिसके बाद सिलेबस फ्रेम होता है। जो हमारे एजुकेशनिस्ट और टीचर होते हैं वो वर्ल्ड को एनालाइज करते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फॉर्म करते हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज होती है बच्चों को स्कूल्स और हायर लेवल इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ाई जाती है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है। तो आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। एनसीएफ दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये जो आजकल के बच्चे हैं उनके माइंड को फ्रेम करने के लिए, यानी यंग स्टूडेंट्स के माइंड को फ्रेम करने के लिए करिकुलम फ्रेम होना चाहिए, करिकुलम बनना चाहिए। उस करिकुलम में कोर्स कंटेंट चूज़ करना चाहिए। उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस, हम बच्चों को कैसे एक्सपीरियंस देने हैं, कैसे क्या पढ़ाना है वो डिसाइड होना चाहिए। और उसके बाद कैसे बच्चों को इवैल्यूएट करना चाहिए, कैसे इवैल्यूएट करना है, टीचर बच्चों को कैसे इवैल्यूएट करेगी वो डिसाइड करना चाहिए। तो एक डिटेल प्लान होता है। जब एक डिटेल प्लान बनाया गया है कोर्स कंटेंट को चूज़ करने का, लर्निंग एक्सपीरियंस चूज़ करने का और इवैल्यूएट करने का, उसको हम बोलते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क। तो जैसे मैंने आपको अभी मतलब समझाया, अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका मतलब होता है, नेशनल मीन्स फॉर द नेशन। मतलब नेशन के बच्चों के लिए जब एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है, अभी मैंने आपको करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब बताया कि एक ऐसा प्लान जिसमें कि कोर्स कंटेंट, कि हमारे कोर्स में क्या क्या होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाना है और कैसे इवेलुएट करना है, ये जब पूरे नेशन के बच्चों के लिए डिसाइड करा जाए तो उसको हम बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है प्रिपेयर होता है कमीशन या फिर कमेटी के द्वारा, जो कि फेडरल या फिर स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती है। तो इसमें एडवांस कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस एनसीएफ्स होती हैं। अब हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे नेशंस में कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम्स आती है। तो ये ज़्यादातर मॉडिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब एनसीएफ 2005 क्या कहता है हम वो पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया था, चेयरमैन प्रोफेसर यशपाल के अंडर में 2005 में। अब इसमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है और क्या कैसे पढ़ाना है, ये हमने बच्चों डिसाइड किया था कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो इस डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया था कि फ्रेमवर्क मतलब कैसे सिलेबस डिसाइड हो, क्या सिलेबस होना चाहिए, कौन सी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, कैसी टीचिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे हम बच्चों को पढ़ाएं। तो फिर ये जो डॉक्यूमेंट था गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग था कि लर्निंग विदाउट बर्डन हो, कि बच्चे पढ़ें और उनके ऊपर बर्डन ना आए। और जो कि पुरानी पॉलिसी में जो कुछ प्रॉब्लम थी, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन दैट इज़ 1986 से जो 1992 की पॉलिसी थी, उसको थोड़ा चेंज करके एनसीएफ 2005 डेवलप हुई थी। और इसकी हाई पॉजिटिव रेफिकेशंस थी, मतलब बच्चों ने बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर बन गए इस पॉलिसी के आने के बाद, और एक सोसाइटी में यूजफुल सिटीजन्स डेवलप हुए। अब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि मेन फीचर्स क्या हैं या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं हमारे एनसीएफ 2005 के, तो मैं आपको दिखाऊंगी, एक सेकेंड। अब देखते हैं कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे फीचर्स या फिर एनसीएफ 2005 के। जो हमारा फर्स्ट फीचर है ये है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 35 मेंबर्स थे स्टीयरिंग कमेटी के, जिसमें प्रोफेसर यशपाल जो थे वो उसके चेयरमैन थे। और 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए जिसमें डिफरेंट एजुकेशनल इश्यूज़ को उठाया गया, जैसे कि क्या एम होना चाहिए एजुकेशन का, या डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है, या हेरिटेज क्राफ्ट के ऊपर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स उठाए गए। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव था पोजीशन पेपर बनाना।
पोजीशन पेपर में क्या होता था, ये प्रोवाइड करता था एक एक्सेसिबल रिसोर्स, मतलब कैसे रिसोर्स प्रोवाइड करे जाएं, किसको, करिकुलम डिज़ाइनर को, जो डिज़ाइनर होते हैं हमारे करिकुलम के, उनको ऐसे कैसे रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएं, या टेक्स्ट बुक के जो राइटर होते हैं उनको हम क्या रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मटेरियल प्रोवाइड करें, क्या टीचर्स को हम कौन सी हैंडबुक प्रोवाइड करें जिससे वो अपने करिकुलम को, मतलब अपने सिलेबस को या अपनी टीचिंग को बहुत इफेक्टिवली पढ़ा पाए। अब जो इस कमेटी के मेंबर थे वो एजुकेशनलिस्ट थे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर थे, एकेडमिशियंस थे, स्कूल के भी हेड थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हेड थे, रूरल स्कूल के टीचर्स थे, कुछ एनजीओस थे, पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया गया, और जो भी लोग एजुकेशन से कुछ कुछ रिलेट करते हैं उनको इंक्लूड किया गया। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट में डिफरेंट लोगों को, मैक्सिमम पॉसिबल पीपल, यानी जितने भी लोगों को हम इंक्लूड कर सकते हैं उनको इंक्लूड किया गया, ताकि वो एक रिपोर्ट तैयार कर सके, बच्चों की क्या नीड्स है, टीचर्स की क्या नीड है, बुक राइटर्स की क्या नीड है, करिकुलम फ्रेमर्स की क्या नीड है, उनको हम फुलफिल कर पाएँ। Okay, so moving to our next constituent or moving to our next feature of NCF 2005, that is perspective. अब पर्सपेक्टिव हम देखते हैं कि क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने सारे इंडिपेंडेंस से पहले की रिपोर्ट्स को पढ़ा, उन्हें एग्जामिन करा, और चेंज मतलब जो हमारे आजकल का सिनेरियो जो कि चेंज हो रहा है उसमें 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे उन्होंने ध्यान दिया, जो कि क्या था, जो नॉलेज है वो स्कूल के बाहर की जो लाइफ है उससे बच्चों की नॉलेज को हम कनेक्ट करें। अब सेकंड उन्होंने क्या देखा कि हम ऐसे इंश्योर करें जो लर्निंग होती है वो रोट मेमोरी से ना हो। रोट मेमोरी मतलब रट्टाफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा रट्टा मारते हैं, तो ऐसा सिलेबस फ्रेम होना चाहिए कि बच्चे रट्टा ना मारे, वो समझ के लर्न करें। थर्ड इज, जो टेक्स्ट बुक है बच्चा उसके बाहर भी सीखे, सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज ना ले, वो बाहर की भी नॉलेज ले। और फोर्थ है, एग्जामिनेशन ऐसी बनाई जाए कि फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन होनी चाहिए कि बच्चा उससे ना डरे और उसको इफ़ेक्टिवली पढ़े समझे। सो अभी हमने पढ़ा था पर्सपेक्टिव के बारे में। अब जो थर्ड है, थर्ड हमारा मेन फीचर क्या होता है, मेन या फिर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, नेचर ऑफ द नॉलेज, यानी नॉलेज की क्या नेचर है। अब देखो इसमें बारे में हम पढ़ेंगे कि जो नॉलेज होती है वो बच्चे को लर्न नहीं करवानी चाहिए, बच्चा खुद ग्रैब्स करे, इनिशिएट करे बच्चा खुद। जो नॉलेज होती है वो एक बच्चा खुद एक्टिवली गेन करे। नॉलेज को स्पून फीड नहीं कराना चाहिए, मतलब टीचर को सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को बता दिया, उसे समझाना चाहिए कि वो अपनी डे टू लाइफ से कैसे कनेक्ट करे, कैसे वो एक्सप्लोर करे, कैसे वो अपने सॉल्यूशन खुद निकाले प्रॉब्लम का। जो क्लास होनी चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, स्कूल का इन्वायरमेंट होनी चाहिए, वो कंजीनियल होना चाहिए। कंजीनियल मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारे किसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड विदाउट एनी फियर। दो चीज़ों का इसमें मेन फोकस किया गया है, एक तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और एक विदाउट एनी फियर होना चाहिए बच्चों का सिलेबस। अब जो चिल्ड्रन होने चाहिए वो उन्हें ऐसा फीलिंग हो कि वो घर पे ही हैं, घर जैसी सेफ फीलिंग बच्चों को स्कूल में भी होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक को ज़्यादा इनकरेज नहीं करना चाहिए। बच्चा सिर्फ ये नहीं कि मुझे बुक कंप्लीट करनी है, बच्चा सिर्फ ये ना बोले कि लास्ट में आके कि मेरा बुक का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे ना बोले। बच्चों का मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, नेचर के साथ इंटरेक्ट करे, लर्निंग इम्प्रूव हो, वो खुद एक्सपीरियंस गेन करे। अब नेक्स्ट है हमारा करिकुलर एरियाज़। अब हम करिकुलर एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा करिकुलर एरिया होना चाहिए। तो जो इस मेंबर थे इस कमेटी के, उन्होंने देखा कि करिकुलर एरिया जो है वो बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ है, जबकि सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो उन्होंने बोला कि नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होने चाहिए हमारे एरियाज़। जैसे कि उन्होंने क्या चेंजेस दिए, लैंग्वेज में, मैथ्स में, नेचुरल साइंस में, सोशल साइंस में, आर्ट एजुकेशन में, फिज़िकल एजुकेशन में, वर्क एजुकेशन में, पीस एजुकेशन, ये सब होने चाहिए। इन सब्जेक्ट्स में सोसाइटी फ्रेंडली होने चाहिए, मतलब सोसाइटी से बच्चे समझें इन टॉपिक्स को, डे टू डे प्रॉब्लम्स को लर्न करें, ह्यूमन बींग्स जो उनके आसपास जिनसे वो रोज़ मिलते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके बच्चों को इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने चाहिए। और ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, जिसमें कि 3 लैंग्वेज फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान देना, जो जिसमें मदर टंग जो होती है यानी बच्चे की मातृभाषा, उस वो मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का। टीचर ज़्यादातर इंग्लिश में ना समझाए, वो बच्चों को हिंदी में समझाए, ताकि बच्चे
अच्छे से समझ पाएँ। अब जैसे कि हम जानते हैं इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यानी इंडिया में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो ज़रूरी इसमें ये नहीं है कंपल्सरी कि हम बच्चों को इंग्लिश में सिखाएँ, बल्कि हमें बच्चों को उनकी मदर टंग में समझाना चाहिए ताकि बच्चे बहुत ईज़िली समझ पाएँ। ये बोला गया था करिकुलर एरिया में। तो अब पढ़ते हैं स्कूल स्टेजेस में। अब हम स्कूल स्टेजेस का टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसमें स्कूल स्टेजेस में हमारे बहुत सारे स्कूल्स के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेज होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब हमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बोला गया है, ये एज ग्रुप 6 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए इसमें बात करी गई है। ये फाउंडेशन पीरियड होता है बच्चों का, मतलब इससे लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट पे बेस्ड होता है। जो बच्चा बचपन में सीखता है वही वो रिटेन करते करते आगे जाता है। तो इसलिए उनकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसमें बच्चों के एटीट्यूड्स और वैल्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। इस पीरियड में चिल्ड्रन की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो करिकुलम फ्रेमवर्क और पेडागोजी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये ज़्यादा इनका ये पर्सपेक्टिव था कि बच्चों को हर एक स्टेज की कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस दिए जाएं। छोटे स्टेज से स्टार्ट करवाना चाहिए और 3 आवर्स पे फोकस और आर पे फोकस करना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स पे। तो और बच्चों को बिल्कुल भी बर्डन इस स्टेज पे एटलीस्ट फेस ना करना पड़े। सेकेंड इज हमारा एलिमेंट्री स्कूल। अब उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल आता है, जो कहाँ से होता है क्लासेस 1 to 8 में एलिमेंट्री स्कूल आता है। अब इसमें क्या होना चाहिए, 3 आवर पे फोकस करना चाहिए, जो कि हमने रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक पे पढ़ा। उसके बाद इसमें बच्चों को लैंग्वेज, बच्चे कंप्लीट सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएँ कम से कम उनकी मदर टंग में, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैथ्स में नंबर सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, इन पे फोकस करना चाहिए। आर्ट और क्राफ्ट को इंक्लूड करवाना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स के और वर्क एक्सपीरियंस देने चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो, बच्चे कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्ट लें, इवेंट्स और पार्ट ऑर्गेनाइज करवाएं, या स्कूल के बाहर ट्रैवल पे लेके जाना चाहिए बच्चों को। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की नेसेसरी एटीट्यूड डेवलप्ड हो अपने वर्ल्ड के प्रति, और बच्चों के अंदर वोकेशनल कोर्सेज, मतलब वोकेशनल चीज़ें भी डेवलप्ड हो। अब हमने एलिमेंट्री स्कूल के बाद देखा सेकेंडरी स्कूल। अब सेकेंडरी स्कूल में क्या होता है, ये 9th और 10th के लिए होता है। इसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बच्चे कुछ चेंजेस भी इस टाइम में देखते हैं अपने एजुकेशनल सिस्टम में, अपने वर्ल्ड में बच्चों का नज़रिया बदलता है। तो बच्चों की ना इस टाइम पे हमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। बच्चों के मन में अवेयरनेस लानी चाहिए। उनका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड स्टार्ट हो जाता है एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसलिए बच्चों को ऐसी फैसिलिटी और गाइडेंस, काउंसलिंग प्रोवाइड करें कि वो उस सब्जेक्ट में आगे जाके बहुत अच्छा कर पाएँ। अब इसमें 2 लैंग्वेज एटलीस्ट होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली इंग्लिश तो होनी चाहिए। उसके बाद मैथ, साइंस, सोशल साइंस में किसी में भी एक बच्चा मास्टरी करे, और उसके बाद वो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकता है, म्यूज़िक भी पढ़ सकता है, कॉकरी भी ले सकता है आगे जाके। तो ये तो हम सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी स्टेज की। हायर सेकेंडरी स्टेज किसके लिए होता है, ग्रेड 11 to 12 के लिए होता है। इसमें की स्ट्रीम्स होती है, एक अकेडमिक स्ट्रीम होती है, एक वोकेशनल स्ट्रीम होती है, जो कि स्कूल लेवल पे इंक्लूड होती है। अब जो वोकेशनल स्ट्रीम है वो थोड़ी बच्चे ज़्यादा उसे कंसीडर नहीं करते और एकेडमिक स्ट्रीम को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ में उन्हें आगे क्या करना है, क्या उनकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो ये कमेटी बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि इन कोर्सेज़ को ज़्यादा हैवी ना बच्चों को दिया जाए। बच्चे लाइब्रेरी से, लेबोरेटरी से और कंप्यूटर प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, मतलब बच्चों को इधर उधर विजिट करवा के वो ये नॉलेज ले। अब ये तो हमने पढ़ा हायर सेकेंडरी स्टेज। अब हम बात करते हैं ओपन स्कूलिंग एंड ब्रिज स्कूलिंग की। ओपन स्कूल वो स्कूल होते हैं जिसमें बच्चा घर बैठकर पढ़ाई करता है, और ब्रिज मतलब होता है जो कनेक्ट करता है। किसी भी कारणवश अगर बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है, उसके बाद अगर वो पढ़ाई कंटिन्यू करता है, तो कुछ ब्रिज कोर्सेज होते हैं या ब्रिज स्कूलिंग जिनको बोलते हैं, कि जिससे बच्चा अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करता है। तो NCERT 2000 कहता है कि जो ओपन स्कूल होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से स्कूल नहीं आ सकते, उनको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए।
अब उनको ओपन स्कूल का एक्सेस और बहुत जगह होना चाहिए ताकि बच्चे आराम से एग्ज़ाम दे सकें। उनकी मिसकंसेप्शन होती है कि जो ओपन स्कूल होता है उनकी वैल्यू कम होती है, ऐसा बहुत ज़्यादा गलत है। उनके माइंड में हमें ये सब नहीं डालना चाहिए। तो ये तो पढ़ा हमने स्कूल स्टेजेस के बारे में, स्कूल स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट आते हैं अपने असेसमेंट और इवैल्यूएशन पे। तो एनसीएफ 2005 कुछ बताता है, कुछ पॉइंट्स मेंशन करता है अपने असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए। वो ये बोलता है, सबसे पहले वो बोलता है कि जो क्वेश्चन पेपर होने चाहिए वो क्वेश्चन पहले सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दें, फिर धीरे 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 करके उनकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़नी चाहिए ताकि बच्चों की एबिलिटी आंसर करने में या प्रॉब्लम सॉल्व करने में बढ़े। सेकंड वो बोलते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस होनी चाहिए। थर्ड वो बोलते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं और लैब वर्क हैं उनको ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क करें और लैब वर्क करें। फोर्थ वो बोलते हैं कि जैसे कि बच्चे स्क्रिप्ट्स लर्न नहीं कर पाते, बच्चे बुक्स ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, तो स्टूडेंट्स को ऑप्शन होना चाहिए कि वो खुद भी अपने आंसर लिख सकें। और कभी कभी ऐसा होता है टीचर भी मिस्टेक कर देती है आंसर चेक करने में, तो स्टूडेंट्स को इतना राइट होना चाहिए कि वो अपने रिव्यू करवा सके अपने पेपर। और उन्होंने ही बोला था कि अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में बाय चांस फेल हो जाता है तो उन्हें क्वेश्चन या आंसर रीराइट करने का ऑप्शन दिया जा सके, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के साथ कोई अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हो गया हो जिससे वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा, तो बच्चे को एक सेकेंड चांस देना चाहिए। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि क्लासरूम कल्चर को इम्प्रूव करते हुए उसमें कंपटीशन इंक्रीज़ करे, एक हेल्दी कंपटीशन इंक्रीज़ करे। हेल्दी कंपटीशन इन द सेंस बच्चे हायर रैंक के लिए, हायर मार्क्स के लिए फ़ाइट करें और अपना ज़्यादा नॉलेज गेन करें। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स को करेक्ट करना आना चाहिए, बच्चों को जज नहीं करना चाहिए टीचर को, और ताकि वो मोर ऑब्जेक्टिव गेन कर सकें, वो बहुत प्रॉपरली पढ़ सकें, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब नेक्स्ट वो बोलते हैं कि जो स्टूडेंट्स हो उनको खुद का काम करने पे ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। उन्हें ऐसे इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने आसपास के दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करे और अपना काम खुद कंप्लीट करे। उनसे हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चा अपना काम खुद करे। कुछ नेक्स्ट वो बोलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो बोलते हैं कि बच्चों को एफिशिएंट टूल प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे टीचर्स को या स्कूल को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि बच्चों को वो डिफरेंट एरियाज़ में लेके जाएं, उनको थिएटर दिखाएं, एजुकेशनल मूवीज़ दिखाएं, उन्हें कुछ ऐसे काम दिए जाएं, कुछ क्राफ्ट ऐसे दिए जाएं जिसमें बच्चे ग्रुप में लर्न कर सकें, बच्चों की अच्छे से इवैल्यूएशन हो, हमें पता चले, टीचर को पता चले कि कितना उसके बच्चे को आया है। अब सेवन्थ हम कॉन्स्टिट्यूट पे या फीचर पे पढ़ते हैं एनसीएफ के। वो कैसे बोलते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस पे, यानी जो 3 स्टेजेस हैं उसमें बच्चों की इवैल्यूएशन कैसे हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईसीसीई एंड क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। तो ईसीसीई की हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी। सो ईसीसीई स्टैंड्स फॉर, जैसे कि हमने पहले भी देखा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो पहले ईसीसी और क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में एलिमेंट्री स्टेज पे हम देखते हैं कि कैसे क्या कहते हैं असेसमेंट कैसे होती है। इस स्टेज पे ज़्यादा टेस्ट को नहीं में अहमियता दी जाती। इसमें बच्चों से ओरल क्वेश्चंस पूछ के या उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा के हम उनका टेस्ट लेते हैं। सेकंड इज़ क्लास 3rd टू क्लास 8 तक हम एलिमेंट्री स्टेज में हम कैसे इवैल्यूएशन करते हैं। इस स्टेज तक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ओरल और रिटन टेस्ट होते हैं और ऑब्जर्वेशन के थ्रू मार्किंग्स होती हैं। स्टूडेंट्स को पता होता है कि उन्हें कैसे एक्सेस किया गया और उनको थ्रेट नहीं होता एग्जामिनेशन का। क्यों? क्योंकि बच्चों को इसमें फ़ेल नहीं किया जाता है। बच्चे अपने आप को सेल्फ इवेलुएट भी करना इस टर्म तक जानते हैं। इसमें टर्म वाइज एग्जामिनेशंस करे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लास 9 टू क्लास 12th में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेज में कैसे इवेलुएशन होती है, कैसे असेसमेंट होती है। इसमें जो होती है वो ज़्यादा टेस्ट से होती है, एग्ज़ामिनेशन से होती है, प्रोजेक्ट से होती है, नॉलेज बेस्ड एरिया कुछ दिए जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट होती है, स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनकी स्किल्स पे, नॉलेज एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा कि कैसे असेसमेंट होती है डिफरेंट स्टेज पे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट या अपना नेक्स्ट फीचर, जो कि है टीचर ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। यानी टीचर के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे
तो हमारा जो करिकुलम है वो ये बताता है कि जो टीचर होती हैं, जो बच्चों को पढ़ाती हैं, वो ज़्यादा इंजॉय नहीं करती एजुकेशन सिस्टम में। तो इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। टीचर्स को सारे कंट्रोल भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो ही होती हैं जो बच्चों से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। उनको हमें लिबर्टी देनी चाहिए। जो मैनेजमेंट है, हमारे प्रिंसिपल और जो टीचर हैं, उन सबको मिलके डिस्कस करना चाहिए कि हमारा क्या मैटर है। वो डेमोक्रेटिकली वो एक साथ बैठें, वो एक साथ डिसाइड करें। जो फ्रेमवर्क होता है वो बोलता है कि एनकरेज करें हम अपने एटफोर्स टीचर्स को कि वो ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं। वो बताएं कि हम क्या पॉलिसीज़ यूज़ करें, किस चीज़ पे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करें, जैसे रेडियो टीवी, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे वो बच्चों को पढ़ा सकती हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्कूल और क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू NCF 2005। तो सबसे पहला वो बोलते हैं स्पेस नॉर्म्स। हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक। सबसे पहले वो बोलते हैं स्पेस नॉर्म्स। जो स्पेस होना चाहिए वो एज से, ग्रुप साइज से, टीचर चाइल्ड रेशो, एक्टिविटीज़ कैसी ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए, ये सब हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग में कैसा मटेरियल है, आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये सब कैसा होना चाहिए। जो कल्चर है, क्लाइमेट है, इकोलॉजी है, लोकेशन है, वो कैसा है, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, हिली एरिया है, कैसी सेफ्टी है, कैसा हाइजीन है, ये सब ध्यान देना चाहिए। थर्ड इज़ फर्नीचर। फर्नीचर कैसा होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग, एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग फर्नीचर अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट सारे डिज़ायरेबल इक्विपमेंट्स और बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल्स में। और ये कल्चर स्पेसिफिक होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए और इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। टाइम टेबल जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंग फ्रेम होना चाहिए कि कौन सी एरिया के बच्चे हैं, कौन सी एज के बच्चे हैं, कैसे क्लाइमेटिक फैक्टर है उनके बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल फ्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्स्ट एंड अदर बुक्स। जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन होनी चाहिए और साथ में कुछ बुक्स एडिशनल बुक्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अब किन किन सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की, नेचर एंड साइंसेस की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कल्चर पढ़ा रहे हैं, मतलब जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उनकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। NCF 2005 क्या कहता है कि हर एक स्कूल में लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी एज वेल एज टीचर्स के लिए भी। उसमें बच्चे सप्लीमेंट्री बुक्स ले सकते हैं, उसमें जाके पढ़ सकते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल एरिया बढ़ा सकते हैं। और कम्युनिटी का कोई भी बच्चा या कम्युनिटी का कोई भी मेंबर लाइब्रेरी का एक्सेस कर सकता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो वो ये बोलते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं वो सिर्फ प्रोग्राम्स ना देखे, उन बच्चों को एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करना जाए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ICT का बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। इससे बच्चे न्यू एक्सपीरियंस गेन करेंगे और वो ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। टूल्स एंड लेबोरेटरी, हर एक स्कूल में कुछ रूम होने चाहिए, जैसे साइंस लैब्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब्स होती हैं। अब इसमें टूल्स अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि आर्ट के लिए, क्राफ्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल अवेलेबल होना चाहिए। स्टूडेंट्स को हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो स्कूल आवर्स के बाद जैसे डिफरेंट जगह जाए, एक्सप्लोर करे, उन चीज़ को, टूल्स को यूज़ करके ऑब्जर्व करे। नीड फॉर प्लुरैलिटी एंड ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स। अब बच्चे जो हैं स्कूल के वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, वो डाइवर्स सोसाइटी से आते हैं, वो अपनी नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं। तो बच्चों के माइंड में ऐसी हमें भावना लानी चाहिए कि बच्चे सारे के सारे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें गेन करें और बच्चों के अंदर एक डेमोक्रेटिक भावना डेवलप हो बच्चों के अंदर। तो करिकुलम ऐसा फ्रेम करा जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग एंड पूलिंग रिसोर्सेज। पूलिंग रिसोर्सेज मतलब एक रिसोर्स दूसरा कैसे यूज़ करे। बुक्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग टॉयज़ हैं, गेम्स हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, वो ज़्यादा बच्चों का यूज़फुल होता है, इससे बच्चे प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके थ्रू पढ़ाना चाहिए। कुछ NGOs एजेंसीज़ हैं वो भी इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। अब नेक्स्ट इज़ लेबोरेटरीज। स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होनी चाहिए, जैसे क्राफ्ट लैब हो गई, साइंस लैब हो गई, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। इससे क्या होता है, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जाते हैं और प्रॉपरली उस चीज़ को पढ़ते हैं। अब जो लास्ट फीचर है हमारा वो है साइंटिफिक रिफॉर्म। यानी मतलब मेन तो इस चैप्टर का हमारा साइंटिफिक रिफॉर्म है। इसमें क्या कहता है NCF
कि इसमें मेन फीचर जो होता है साइंटिफिक रिफॉर्म्स होना चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स आने चाहिए। एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए जिसमें डिफरेंट रिलीजन के बच्चे एक साथ आएँ, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ आएँ और उनको पढ़ाना चाहिए। प्लानिंग ऐसे करनी चाहिए कि जो माइक्रो लेवल से यानी छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हमें आगे के लेवल पे जैसे क्लस्टर ब्लॉक जोन्स डिस्ट्रिक्ट और हायर लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, कुछ चेंजेस होना चाहिए। एकेडमिक कैसे प्रिपेयर हो कि बच्चे उसके नीड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो, और वो कौन प्रिपेयर करे, टीचर्स, हेड मास्टर और टीचर हो, वो सपोर्ट करे स्कूल को और बच्चों को सपोर्ट करें कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। अब स्कूल को स्ट्रेंथ करने के लिए डिफरेंट पीपल जो है जैसे उन्हें विलेज में जाना चाहिए और कल ब्लॉक्स में जाना चाहिए और बच्चों की बैकग्राउंड को समझना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव होने चाहिए, उनको लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। नॉलेज जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा टाइम पे इंक्रीज़ हो रही है, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एजेंसीज़ हैं जैसे कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीटेट्स, मतलब बहुत ज़्यादा एजेंसीज़ हैं, वो प्रोफेशनल ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं, तो उनका यूज़ करना चाहिए। पंचायती राज सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। एग्जामिनेशन में ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस ना लें और वो उससे ज़्यादा बच्चे सीखें, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और वो ये बोलते हैं कि एनसीएफ ये बोलता है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन को एक साथ ऐसे मिक्स होके काम करना चाहिए ताकि बच्चे उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझें। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिसमें एनसीएफ ने उन पे बात करी गई है, वो क्या डॉक्यूमेंट फ्रेम करते हैं। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा, एनसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एनसीएफ 2005 क्या बताता है वो पढ़ा हमने, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े। सो होप है आप लोगों को वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशनल हब वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।